गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये सुबह 9 बजे क्लास होती है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और थोड़ी टाइमिंग इधर उधर हो रही है। वो इसका रीज़न ये है कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जो संसद के सत्र कैसे चलते हैं या कितने सत्र होते हैं, कैसे होता है, उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बाकी कई सारे मुद्दों पर हमने बात की हुई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में हमने बात की हुई है। संसद के बारे में हमने बात की हुई है, संसद के कार्य क्या है, और लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बारे में हमने चर्चा कर ली हुई है। ठीक है, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो संसद के सत्र जो है वो कैसे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जो लोग नए व्यूअर हैं, ध्यान दें कि भाई यहाँ पे जो कोर्स कराया जा रहा है वो प्रीलिम्स फोकस है पूरी तरह से, और जब भी आप एग्ज़ाम देंगे बस इतना ही पढ़ के आप चले जाएंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको 2 बार देखना है, एक बार। ठीक है, एटलीस्ट 2 बार देखना है। ओके, तो ये 150 घंटे का प्रोग्राम है हमारा, और 150, देखो ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, ध्यान से रखना। मैं इस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ और इसी वजह से मैं इसको करा रहा हूँ, जिससे कि जो पीटी नहीं निकाल पा रहे हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले, वो इस पर खास ध्यान दें। ठीक है, और ऐसे मजाक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने देखो ये सारे मुद्दों हमने बात कर ली हुई है। संसद के भी बारे में हमने बात की हुई थी, संसद के बारे में भी हमने पूरी बात कर ली हुई है, सारी चर्चाएं हमने की हुई है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, कार्य के बारे में भी हमने चर्चा कर ली हुई थी। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा की हुई थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं संसद के सत्र क्या कैसे चलते हैं और कितने। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, लगातार मतलब इनसे आप कहेंगे कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला टॉपिक आहूत करना, स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगत, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, और सत्रावसान विघटन। ठीक है, यहाँ से तमाम सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे गणपूर्ति, सदन में मतदान कैसे होता है, और संसद में भाषा क्या होती है। ठीक है, और मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार, यहाँ से भी यूपीएससी में क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे लैम डक जो है ये क्या होता है, सत्र। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आहूत करना। आहूत करने का मतलब क्या है? सभा में उपस्थित होने का आदेश। आहूत करना, बुलाना। ठीक है, कि आ जाइए, आ जाइए सब लोग, आइए मीटिंग होने वाली है। ठीक है, आहूत करना मतलब सभा में उपस्थित होने का आदेश। और संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति, ध्यान देना यहाँ पे, राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति आहूत करता है, समन जारी करता है। लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है वो 6 मास से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम 1 वर्ष में 2 बार अवश्य मिलना चाहिए। कम से कम 2 बार जो है वो अवश्य मिलना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे एक बार क्या है, स्टेट पीसेस में मैं तो क्वेश्चन देखता रहता हूँ, स्टेट पीस में पूछा हुआ था कि नहीं एटलीस्ट 3 बार मिलना चाहिए। नहीं भाई, क्या है यहाँ पे, कम से कम 1 वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। और सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं देख लो, देख लो। बजट सत्र जो है वो फरवरी से मई के बीच में होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, और शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अभी हमारे पास में कौन सा सत्र चल रहा है इस समय? इस समय कौन सा सत्र चल रहा है? इस समय ये बजट सत्र चल रहा है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। 3 सत्र जो है एटलीस्ट होते ही होते हैं, लेकिन संसद को
कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए और उसके बीच का अंतराल अधिकतम जो होता है वो क्या 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन आहूत करता है? वो आप देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता। तो ये आपकी फैक्चुअल जानकारी सारी आपके पास में एक बार में ही आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सदन का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान मतलब लोकसभा के मामले में विघटन के, लोकसभा के मामले में विघटन के मतलब सत्रावसान मध्य की समयावधि है, ठीक है। यहाँ पे संसद का सत्र है प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य की समयावधि को कहा जाता है सत्रावसान। फिर से देख लो एक बार, सत्रावसान क्या है? संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य की समयावधि के है और सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है, ठीक है। ये आपने देखा हुआ है कि जब भी हमारे संसद सत्र चल रहे होते हैं, जैसे बजट सत्र है, मानसून सत्र है और ये शीतकालीन सत्र है, और जब भी ये चल रहे होते हैं तो आप देखेंगे प्रत्येक दिन जो है ये बजट के ये जो सत्र चल रहे हैं प्रत्येक दिन जो है वो सभा आहूत की जाती है, ठीक है। और एक सत्र के असत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को अवकाश कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसे समझो, एक सत्र चल गया है, दूसरा सत्र जो चलने वाला उसके बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? अवकाश बोलते हैं। ओबियस सी बात है उस टाइम काम नहीं हो रहा होगा। दोनों क्या है? आप कह सकते हैं कि लोकसभा जो है छुट्टी पे गई होगी, ठीक है, लोकसभा छुट्टी पे गई होगी, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है, तो वो भी छुट्टी पे गए होंगे, तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं। स्थगन देख लो, स्थगन कौन करता है एक बार हम लोग देखेंगे, इस पर चर्चा कर रहे हैं। संसद के एक सत्र में काफी बैठकें होती हैं यहाँ पे, ठीक है, काफी बैठकें होती हैं और प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लो। एक सुबह का होता है जो कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक होता है और दोपहर के भोजन के बाद 2 से 6 बजे के बीच में होता है। तो 11, 12, 1 3 घंटे का यहाँ पे हो गया और 4 घंटे का यहाँ पे हो गया, तो 2 से 6 तक होता है। और संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगित या सत्रावसान या विघटन, लेकिन लोकसभा के मामले में हम बात करें यहाँ पे तो लोकसभा के मामले में यहाँ पे विघटन की बात हो रही है, ठीक है, द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे लोकसभा क्यों ऐड किया जा रहा है? हमने देखा हुआ था कि भाई राज्यसभा जो है वो कभी विघटित नहीं होती है, वो क्या है? स्थायी सदन है, लगातार चलने वाला सदन है। इसी वजह से हम ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं? लोकसभा के मामले में, लोकसभा के मामले में, लोकसभा के मामले में, ठीक है। तो ये किसके लिए हो रही सारी बातें? ये लोकसभा के लिए हो रही है। तो ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई कि संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है लोकसभा के मामले, ठीक है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय को जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकते हैं के लिए निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो स्थगन कैसा हो सकता है? स्थगन जो है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। ध्यान देना, एक बार पूछेगा आपसे विघटन, स्थगन, सत्रावसान में अंतर क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देना क्या है। स्थगन का मतलब क्या है? स्थगन का मतलब है यहाँ पे कि कुछ निश्चित समय होता है। ध्यान देना, अंतर पूछ लेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ निश्चित समय जो कुछ घंटे का हो सकता है, दिन का हो सकता है और सप्ताह भी लग सकते हैं, सप्ताह भी लग सकते हैं, ठीक है। इसको क्या, तब तक क्या है, ये जो लोकसभा है उसको निलंबित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? विघटन नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है, यहाँ पे विघटन नहीं किया जाता है, सत्रावसान भी नहीं किया। सत्रावसान का मतलब होता है कि भाई पूरे सत्र को आपने खत्म कर दिया है, आपने पूरे सत्र को ही खत्म कर दिया है। विघटन का मतलब आपने लोकसभा भंग कर दी है, ठीक है, बात समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पे स्थगन का मतलब है एक निश्चित समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो स्थगन का मतलब आपको समझ में आ गया है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगित का अभिप्राय है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। पता नहीं रहता है, कोई निश्चित समय नहीं होता है। स्थगन में हमने देखा हुआ था कि भाई एक क्या निश्चित समय था,
बोलेगा कि ठीक है कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए हम इसको क्या निलंबित कर रहे हैं, बताता है, ठीक है, बताता है वहां पे सदन का नेता, ठीक है, सदन का नेता नहीं, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। दूसरे शब्दों में जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन बोलते हैं। इसको क्या है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन बोलते हैं कि भाई अभी हमें पता नहीं है, अभी हमें पता नहीं कि अब दोबारा हम कब बैठेंगे, कब बैठक होगी हमारी, ठीक है। तो क्या अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे स्थगन इसको बोलते हैं। और अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति को होती है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए यहाँ पे, अनिश्चित काल के लिए किसी भी सदन को स्थगित करने की जो शक्ति है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को होती है और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को होती है। इसमें राष्ट्रपति या संसद वगैरह वगैरह कोई भी अगर कोई संवैधानिक अधिकारी की बात आ जाए, अगर स्टेटमेंट यूपीएससी ऐसा दे रहा है तो उसको गलत कर देना, वो सही नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति ऐसा कर सकते हैं, उनको ये विशेषाधिकार या शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। वह स्थगित दिन या समय से पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत किसी भी समय, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, पता नहीं है, जब भी उसको लगेगा कि हमें करने का ऐसा टाइम, उसको क्या आहूत करने का, सदन को आहूत करने का टाइम आ गया है, तो क्या करेगा, आहूत कर लेगा, ठीक है, बिठा देगा, आइए ठीक है बैठिए आके, ओके। नेक्स्ट देखो, सत्रावसान। सत्रावसान, सारे मुद्दे अलग अलग हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन टू लाइन, देख लो एक बार। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, ठीक है, ये दोनों पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं इसको, ठीक है। पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है, ठीक है। यहां पे अंतर समझ लो, अंतर समझ लो, क्या कह रहा है कि पीठासीन अधिकारी जो है सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है, स्थगित कर सकता है। क्या मुद्दा निकल के आ रहा है, क्या मुद्दा निकल के आ रहा है, सत्र के पूर्ण होने पर, जैसे ही सत्र एक पूर्ण हो गया इसके बाद पता नहीं है कि अगला सत्र कब लगेगा, समय होता है, जैसा कि हमने देख चुके हैं, बजट सत्र होता है, ठीक है। यहां पे हमने सारे उसकी चर्चा कर ली हुई थी, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। एक सत्र पूरा हो गया है, अब क्या है यहाँ पे, दूसरे सत्र का पता नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्रावसान करते हैं। एक सत्र पूर्ण होने के बाद में अनिश्चित काल के लिए अगर सदन को स्थगित कर दिया जाता है तो उसको सत्रावसान कहते हैं। मतलब दूसरे सत्र का अता पता नहीं है कि ये कब जो है आहूत किया जाएगा। बात समझ में आ गई। और इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। कौन जारी करता है अधिसूचना, राष्ट्रपति करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, सत्र जब चल रहा होगा ना, सत्र जब चल रहा होगा तो उसका सत्रावसान कौन करता है। अगर चल रहा हो बीच में ही सत्रावसान करना है, सत्र को खत्म करना है, तो राष्ट्रपति अधिकृत है, राष्ट्रपति जो है अधिकृत है किसमें, सत्रावसान में। और अगर सत्रावसान करना है और एक सत्र पूर्ण हो गया है और सत्रावसान करना है उसका, तो उसके लिए कौन अधिकृत है, उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति अधिकृत है। लेकिन पूर्ण होना चाहिए एक सत्र। बात समझ में आ गई। और अगर बीच में ही उसको सत्र को क्या करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति अधिकृत है। दोनों मुद्दे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, विघटन क्या है। एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती है, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। और सत्रावसान के विपरीत विघटन विधानसभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है, जैसा कि मैंने बीच में अभी टिप्पणी की हुई थी। ठीक है, क्या करता है ये, पूरे के पूरे विधानसभा के जीवन को समाप्त कर देता है। और आप देखेंगे इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। विघटन मतलब भंग कर दी गई लोकसभा, विधायिका पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। ठीक है, लोकसभा ही भंग हो गई तो विधायिका काम कहां से करेगी, क्योंकि एक सदन जो है खत्म हो गया है।
तो एक सदन जब खत्म हो गया तो दूसरा सदन कैसा है, वो काम पे नहीं लग पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, लोकसभा को दो कारणों से विघटित किया जा सकता है। यहाँ पे विकसित नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या है, विघटित। देख लो भाई, पीडीएफ मिलेगी तो आपको यहाँ पे करेक्शन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, विघटित दो कारणों से विघटित किया जा सकता है। नंबर एक, स्वयं विघटित, जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए और यह वह काम पूरा हो जाए जब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो। ठीक है, तो इसमें दो मुद्दे हैं यहाँ पे, एक तो उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए और 5 साल के बाद में अगर आपातकाल लगा हुआ है वो भी समय पूरा हो जाए, दोनों को ऐड कर लिया जाए, इसके बाद में उसका कार्यकाल खत्म हो जाए, तो क्या है, यहाँ पे विघटित हो जाएगी ये। फिर क्या है, भंग हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई। और दूसरा पॉइंट, जब राष्ट्रपति सदन को विघटित यहां पे भी कर लेंगे आप लोग, विघटित करने का निर्णय लें, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यहां पे राष्ट्रपति की शक्ति काम कर रही है। जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय लें, जिससे लेने के लिए वो प्राधिकृत है, अधिकृत है, प्राधिकृत है, उनको अधिकार है, अपनी सामान्य कालावधि से पूर्व सदन का विघटन अप्रवर्तनीय विघटन है। ठीक है, तो एक तरह से कैसे, एक तो राष्ट्रपति कर सकता है और दूसरा लोकसभा का जब कार्यकाल पूरा हो जाए, इवन उसमें हम क्या करते हैं, आपातकाल को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो दो स्थितियां, एक तो खुद 5 साल बाद या आपातकाल को जोड़ के उसमें तब विघटित हो जाए या राष्ट्रपति उसका विघटन कर दें। तो दो हमने मुद्दे देख लिए। लोकसभा, जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, लोकसभा विघटित होती है तो विधेयक समाप्त हो जाते हैं, प्रस्ताव समाप्त हो जाता है, संकल्प समाप्त हो जाता है, नोटिस और याचिका सारे समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना पड़ता है। ध्यान देना, यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमने लिखा नहीं लेकिन ऐसे भी बोला जा सकता है कि लोकसभा में नए सिरे से लाया जाता है। हाँ भाई, नए सिरे से लाया जा सकता है, लाया जाता है। अब ये तो सब पुराने हो गए, ये तो खत्म हो गए, ऐसे पूछेगा यूपीएससी कि भाई ये सब समाप्त हो जाते हैं तो नवगठित लोकसभा में इनको दोबारा नए सिरे से लाना जरूरी है। हाँ, नए सिरे से लाना जरूरी है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना। ठीक है, यद्यपि जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के गठन पर समाप्त नहीं होते हैं। ध्यान दिया जाए यहाँ पे, पॉइंट को नोट करते हुए, क्या कि जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासन संबंधी समिति। ठीक है, अभी क्या, अभी समिति के पास में, ये लोकसभा में पड़े नहीं है, लोकसभा में पड़े नहीं है जो कि उसके विघटित होने पे समाप्त हो जाएं। ये किसके पास में चले गए हैं, अब सरकारी एक जांच, ये सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के पास में चले गए हैं। तो ये अब उनके पास में चले गए हैं, लोकसभा से पारित हो गए, लोकसभा से पारित हो गए हैं, ये अब उनके जांच के लिए पड़े हुए वहां पे। तो क्या है, वो खत्म नहीं होते हैं, वो आश्वासन और वो विधेयक खत्म नहीं होते हैं। अब एक बार ध्यान से सुन लो, एक बार ध्यान से सुनना, यहां से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मुद्दा हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए है। देखो क्या, समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है। एक बार देख लो फटाफट, विचाराधीन विधेयक को लोकसभा में, विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में, जो लोकसभा में है, चाहे लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों, लोकसभा में ये कैसे हैं, ये समाप्त होने वाले विधेयक है, ये समाप्त होने वाले विधेयक हैं। कौन से, विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, फिर वो चाहे लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों, जैसे ही लोकसभा में आएंगे ना वो विघटित हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। फिर वो चाहे राज्यसभा से हस्तांतरित क्यों ना लोकसभा में किए गए हो या फिर लोकसभा में रखे ही क्यों ना गए हो, वो सब समाप्त हो जाते हैं। दूसरा मुद्दा समझो, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक, ठीक है, विचाराधीन
विधेयक समाप्त हो जाते हैं। क्या आप समझ में आ रहा है? देखो, लोकसभा में पारित तो हो गया है, लोकसभा में पारित तो हो गया है, लेकिन राज्यसभा में क्या है, अभी विचार के लिए रखा गया है, उसपे कोई चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ विचार किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको पारित किया गया है। तो ऐसे विधेयक भी क्या है, समाप्त हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व, राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हुई, समाप्त नहीं होता है। मुद्दा कहां पर चला गया? मुद्दा कहां पर चला गया? इस समय राष्ट्रपति के पास में चला गया है। दोनों सदन बोलते हैं कि देखिए राष्ट्रपति जी, हमने क्या किया हुआ है, हाँ ये भी राज्यसभा भी राजी नहीं है, लोकसभा बोलता है, और राज्यसभा बोलती है लोकसभा के कि भाई लोकसभा भी राजी नहीं है, लेकिन हमने पारित कर दिया है, हमने पारित कर दिया है। अब क्या है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो असहमति का कारण पारित ना हुआ हो, कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा मुद्दा है जो असहमति के कारण पारित ना हुआ था, इस एक से पास हो गया हो, एक से पारित हो गया हो, दूसरा बोला नहीं भाई हम नहीं कर पाएंगे, क्या है लोकसभा से पारित हो गया हो, राज्यसभा बोले नहीं हम नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, हम नहीं करेंगे, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फिर राष्ट्रपति को बुलाया जाता कि साहब आप ही कुछ कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या है, हमेशा आप देखेंगे जब भी संयुक्त बैठक होगी लोकसभा ही जीतती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, बिल्कुल साधारण बहुमत, 50+1 की बात होती है, और लोकसभा में आप जानते हैं कि संख्या ज़्यादा होने के कारण वो जीत जाती है और राज्यसभा हार जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो बोलेगा लोकसभा कि राष्ट्रपति देखिए राज्यसभा सुन नहीं रहा है, हाँ तो क्या किया जाए, साफ संयुक्त बैठक बुला लीजिए, आप संयुक्त बैठक बुला लीजिए, और जब भी आप देखेंगे ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के पास में चले जाते हैं, और जब भी संयुक्त बैठक होती है तो क्या है, वैसे विधेयक समाप्त नहीं होते हैं, वैसे विधेयक समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो ऐसे विधेयक समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो, समाप्त नहीं होता है। बात यहां पे जान रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, समाप्त क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यसभा में विचाराधीन है अभी और लोकसभा से पारित ही नहीं हुआ है, तो हमें क्या लेना देना है, लोकसभा विघटित हो जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्थायी सदन के पास में तो अभी विचाराधीन है ना सदन विधेयक, तो स्थायी सदन के पास जब विचाराधीन है तो लोकसभा विघटित हो जाए, सत्रावसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, भंग हो जाए, हमें कोई मतलब ही नहीं है, विधेयक समाप्त नहीं होता है, विधेयक समाप्त नहीं होता है, क्योंकि स्थायी सदन के पास में क्या है, विधेयक गया हुआ, विचार में गया हुआ है। बात समझ में आ गई? हाँ, ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, ठीक है। विचाराधीन हो तो ऐसा विधेयक जो है वो समाप्त नहीं होता है। तो इसमें भी दोनों सदन कहते हैं ठीक है भाई हमने पारित कर दिया हुआ है, लोकसभा बोलती है हमने भी पारित कर दिया, राज्यसभा बोलती है हमने भी पारित कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, बात बन नहीं पा रही है, राष्ट्रपति जी को बुला लिया जाए, तो राष्ट्रपति के पास जैसे ही स्वीकृति के लिए विचाराधीन होता है जाके, ठीक है, जैसे ही स्वीकृति साइन करने के लिए, आप कहते हैं यहाँ पे साइन करने के लिए जैसे ही राष्ट्रपति के पास में ये विधेयक होता है तो क्या है, वो भी विधेयक खत्म नहीं होता है, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा अब पारित हो गया है, और जब राष्ट्रपति इच्छा करेंगे साइन उस पर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे विधेयक क्या है, ऐसे विधेयक जो है वो समाप्त नहीं होते हैं, ऐसे विधेयक समाप्त नहीं होते। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाए, वो क्या है, समाप्त नहीं होता है, ठीक है, समाप्त नहीं होता है। वो भी ऐसी बात है, वो भी ऐसी बात हमने बात की हुई थी कि आप देखेंगे कि जब भी ऐसा कोई पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक लौटा दिया जाता है कि भाई एक बार और विचार कर लीजिए, इस पर कुछ हमको गड़बड़ लग रही है, हाँ राष्ट्रपति बोलता है कि एक बार विचार और कर लीजिए, ठीक है, हमको गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे पारित हो चुका है, पारित हो चुका है। ऐसे विधेयक भी क्या है, विघटन के बाद में, लोकसभा विघटन के बाद में समाप्त नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये मुद्दे हमने देख लिए हुए, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गढ़ पूर्ति। गढ़ पूर्ति हमने कई बार बात करी हुई कि भाई एक निश्चित संख्या होती है जिसके बिना काम करना क्या है, मुश्किल होता है। अगर वो निश्चित संख्या नहीं है तो काम करना मुश्किल होता है, फिर वो काम होगा नहीं। गढ़ पूर्ति का मतलब यही है, कोरम जिसको बोलते हैं, कोरम एक पूरा होना चाहिए। और इस संविधान में, हमारे संविधान में उसको 10वां हिस्सा कहा गया, 10वां भाग कहा गया। जितनी भी संख्या होगी ना उसका 10वां हिस्सा अगर है तो कई मामलों में आप देखेंगे कोरम की बात की जाती है, एक गढ़ पूर्ति की बात की जाती है। फिर वो चाहे विपक्ष के नेता की बात करें या फिर किसी भी सदन की कार्यवाही की बात करें। हाँ, कार्रवाई का अगर संचालन करना है चाहे वो लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में, तो उसमें क्या है, गढ़ पूर्ति मतलब क्या है, 10वां हिस्सा। पूरी जो भी सदन की संख्या है उसका 10वां हिस्सा होना चाहिए, तभी कार्रवाई की जा सकती है, तभी जो है कार्रवाई का संचालन किया जा सकता है। सेम एज हमने देखा हुआ था कि अगर विपक्ष का नेता भी चुनने की बात आती है तो विपक्षी पार्टियां जो भी है, चाहे वो संगठन के तौर पर हो या फिर एकलौती कोई विपक्षी पार्टी हो, तो उसमें क्या है, उसमें भी गढ़ पूर्ति या कोरम की बात की जाती है, मतलब 10वां हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो गढ़ पूर्ति का मतलब समझ गए होंगे। तो एक बार इसमें शब्दों में भी देख लो। हाँ, बातों बातों में तो आप लोग देख चुके हैं, हमने बता भी दिया, सुन भी चुके हैं। अब थोड़ा यहाँ पे पीपीटी में देख लो। कोरम या गढ़ पूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित किया जाता है, और प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने लायक है, ये चीज हमने नहीं बताई थी। ये चीज ध्यान रखने लायक क्या है कि भाई पीठासीन अधिकारी सहित, पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। पीठासीन अधिकारी सहित, पीठासीन अधिकारी समेत या सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। और इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, कम से कम 55 सदस्य, और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 25। तो 55 और 25 का, अब ये कहां से आ गए भाई? 552 हमारी क्या है, संख्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 550, 2 को कम कर दो तो कितने हो गए यहाँ पे? 10वां हिस्सा। तो आप 10वां हिस्सा देख लो, यहाँ पे 10% मतलब कितना, 55 हो गए। और यहाँ पे संख्या कितनी हमारी, 250 है, तो इसका 10% देख लो या 10वां हिस्सा देख लो, कितना हो गया? 25। बात समझ में आ गई? मैथ वालों सी साइड वालों देख लो। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गढ़ पूर्ति तक कोई कार्य संपन्न ना करें। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं। तो हम चीजें हमने देख ली हुई हैं, कुछ चीजें और देखते हैं। ठीक है, अच्छा, सदन में मतदान कैसे होता है? हमने देखा हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि जब भी सदन की कार्रवाई चलती है, संसद सत्र चल रहे होते हैं, ठीक है, ऑल सेज यस, ऑल सेज नो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बोला जाता है। ठीक है, यस नो, तो उधर जो है अध्यक्ष महोदय जो भी होते हैं या उनके द्वारा कोई अगर आदमी ऐसा रखा जाता है तो वो बोलता है ऑल सेज यस, कुछ लोग नो बोलते हैं, नो, यस, कुछ लोग बोलते हैं यस। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सदन में मतदान कैसे होता है, चर्चा करने वाले हैं। सदन में मतदान सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पीठासीन अधिकारी के अलावा निर्णय लिया जाता है। संविधान में उल्लिखित कुछ विशिष्ट मामलों जैसे कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, संविधान संशोधन और कार्यवाही, पीठासीन अधिकारियों को हटाना आदि में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और सदन का पीठासीन अधिकारी पहले प्रयास में मत नहीं देता है, लेकिन जब मत बराबर होने की स्थिति में दशा में वह मतदान कर सकता है और सदन की कार्यवाही किसी अनाधिकृत मतदान या भागीदारी या उसकी सदस्यता में किसी रिक्त के बावजूद वैध होगी। ठीक है, ये क्या बोला, रिक्त, अनाधिकृत मतदान मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे, और भागीदारी, ये यहाँ पे जो मतदान हो रहा है ना, हमने देख चुके थे कि भाई लोकसभा का अध्यक्ष जो है मत बराबर होने की स्थिति में मतदान करता है, ऐसे मतदान नहीं करता है। हाँ, अच्छा, ये भी ध्यान रखना,
हर टाइम मतदान भी नहीं करता है, कब मत करेगा वो, जब बराबर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी सारे जो भी संसद सदस्य हैं वो मतदान करते हैं और उसी में जीत और हार का फैसला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, और ऐसा भी नहीं कह सकते हो, ऐसा चुनाव हो रहा है, पता लगे मतदान हो रहा है सदन में, ऐसा भी नहीं कह सकते साहब हम तो थोड़ा चाय वाय पीने गए थे, आपने इतनी जल्दी कर दिया मतदान, ऐसे कैसे आपने कर दिया है, हमें आने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं कह सकते आप, ओके, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे इसकी सदस्यता में किसी रिक्त के बावजूद ये वैध होगी, ठीक है, वैध होगी। हाँ, रिक्त होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं ऐसा कह सकते भाई हम चाय पीने गए थे। तो ये हमने देख लिया होता। अच्छा, संसद में भाषा क्या होनी चाहिए, दोनों सदनों में क्या भाषाएं होनी चाहिए, एक बार देख लो। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्रवाई की भाषा घोषित किया गया हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाई और अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज का जो है वो में बात नहीं कर सकते, वो भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो अधिकृत किया गया है वो क्या है, हिंदी और अंग्रेजी है। अभी आप देखेंगे कि राज्यसभा की कार्रवाई में जो सभापति महोदय उन्होंने अलाउ किया हुआ था कि आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप शायद कोंकणी या संथाली वंताली में ऐसा कुछ करके बातचीत हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि एक तरह से हिंदी और इंग्लिश को अधिकृत भाषा माना गया है, अधिकृत है ये। हालांकि पीठासीन अधिकारी, जो मैं अभी बात आपको बोल रहा था, जो मैंने अभी बात की हुई थी आपसे कि भाई राज्यसभा में ये उनका बड़प्पन कहिए, तो उन्होंने कहा था कि अपनी भाषा में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो राज्यसभा में अभी हाल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, वहीं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या है कि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोनों ही सदनों में समानांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। माइक वो लगे, आपने देखा, कभी कार्रवाई देखा करो, कभी थोड़ा तो आइडिया लगेगा, कुछ मतलब समझ विकसित होगी वहाँ कैसे कार्रवाई हो रही। तो देखेंगे कि उसमें हेडफोन लगा रहता है, ईयरफोन लगा रहता है, ठीक है। तो वो सब क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके उसी में सब पूरा लगा हुआ है ट्रांसलेटर टाइप का, ठीक है। तो क्या करते हैं, अनुवाद की व्यवस्था यहाँ पे होती है। तथापि यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 वर्षों बाद अंग्रेजी स्वमेव समाप्त हो जाएगी। यह स्थिति 1965 तक थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे वैसी राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। बात समझ में आई? मतलब जैसे ही 1965 आने वाला था, उसके 2 साल पहले ही क्या है, राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और उसमें हिंदी के साथ में अंग्रेजी को निरंतर बनाए रखने की अनुमति मांगी गई और ऐसी अनुमति मिल भी गई। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो, तो ये बातें हमने कर ली। अब बात करते हैं यहाँ पे मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। क्या क्या है अधिकार, हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट, एक एक करके देखेंगे। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को इस बात का अधिकार होता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्रवाई में भाग भी ले सकता है। ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, एकदम से बिल्कुल लाइन टू लाइन लगे रहिए। मैंने वैसे स्टेटमेंट आपको दिए भी है, तो कंफ्यूज नहीं करना एकदम से, ठीक है। सदन की कार्रवाई में भाग भी ले सकता है, ठीक है भैया। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, बुला लिया जाएगा, आइए आइए आप भी आ जाइए, इसको बोला जाएगा महान्यायवादी को, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आ जाइए, ठीक है। तो क्या संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। वह सदन की किसी समिति जिसके भी सदस्य हैं कि बैठक या कार्रवाई में भी भाग ले सकता है। वो भी ऐसी बात है, किसी समिति का सदस्य है तो वो भी ऐसी बात है, भाग लेगा, बैठक करेगा। लेकिन लेकिन मतदान के अधिकार के बिना, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मतदान के अधिकार के बिना यहाँ पे मतदान नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आप कोई सदन के एक्चुअल सदस्य नहीं है। बात समझ में आ रहे? महान्यायवादी की मैं बात कर रहा हूं। क्या बोला जाता है, अब मतदान नहीं कर सकते हैं। पूछता है क्यों भाई नहीं कर सकते हैं?
अरे आपको पता है ना, हमने आपको सिर्फ क्या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है, एक हैसियत रखते, लेकिन आप है नहीं, है नहीं। अच्छा ऐसा बोलता, अच्छा आप नहीं है क्या? हाँ नहीं है, इस वजह से क्या मतदान नहीं कर सकता है। क्या करता? मतदान नहीं कर सकता, अर्थात मतदान अधिकार के बिना, ठीक है, मतदान के अधिकार के बिना। इस संवैधानिक उपबंध की जो है वो पृष्ठभूमि दो कारण है। क्या है? एक, मंत्री उच्च सदन की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है, ठीक है। दूसरे शब्दों में, एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, और उसी तरह एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है, ठीक है। इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? दोनों सदन से मंत्री बनते हैं, राज्यसभा से भी मंत्री बनते हैं, लोकसभा से भी मंत्री बनते हैं। तो क्या है, लोकसभा वाले राज्यसभा की कार्रवाई में चले जाते हैं कभी कभी, हाँ, राज्यसभा वाले लोकसभा की कार्रवाई में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मतदान की बात आती है तो मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान कहाँ करेंगे भाई? जिस सदन में वो रह रहा है, घर है जिसका, जिस सदन में वो बैठा हुआ है, हाँ, जिस सदन का सदस्य है वो उसी में मतदान कर सकता है। ऐसा थोड़ी कि दूसरे घर में मतदान करेगा जाके, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस सदन का सदस्य है उसी में मतदान कर सकता है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यहां उल्लेखनीय है, क्या उल्लेखनीय है? ध्यान दिया जाए, पॉइंट को नोट कर लिया जाए। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मात्र 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। अर्थात आपने 25 वर्ष आयु पूरी कर ली हुई है, आपने 25 वर्ष आयु पूरी कर ली हुई है, तो क्या है, आप मंत्री बन सकते हैं बिना चुनाव लड़े मंत्री बन सकते हैं। लेकिन कितने दिन तक? सिर्फ 6 महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, एक स्टेटमेंट आया था यूपीएससी में कि भाई जो मतदाता होता है, मतदाता जो होता है वो क्या है, एक मंत्री बन सकता है। तो भाई ऐसा नहीं होता है। मतदाता कब से स्टार्ट होता है? एक मतदाता मंत्री बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, मंत्री बन भी सकता है, अगर वो 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका है तो मंत्री बन सकता है। लेकिन अगर वो 18 साल है, क्योंकि मतदान कहाँ से शुरू होता है हमारे यहाँ, 18 साल के बाद से शुरू हो जाता है, जैसे ही पूरी कर लिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, एक मतदाता जो है वो क्या जो है मंत्री बन सकता है? नहीं भाई, 25 वर्ष की पूरी कर सकता, हाँ बन भी सकता है, नहीं भी। अगर 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो बन सकता है, हाँ, अगर 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हुआ है तो नहीं बन सकता, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है, लोकसभा में। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य हुए मात्र 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। इसके बाद अगर उसको लगातार मंत्री पद में रहना तो क्या, किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, चाहे राज्यसभा की लो या फिर लोकसभा की लो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये सारे मुद्दे थे, हमने डिस्कस किया। एक मुद्दा लास्ट में है, क्लास थोड़ी छोटी हो रही है, हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ी क्लास करेंगे 2 घंटे की, लगभग 1.5 घंटे की, और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां समझ लो, लेमडेक सत्र, लेमडेक सत्र क्या है? यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। सत्र की हमने चर्चा कर ली हुई थी, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो यहाँ पे ये बोली जा रही है कि भाई नई लोकसभा के गठन से पूर्व जो वर्तमान, जो इस समय चल रही है लोकसभा, जो इस समय लोकसभा कार्यकाल में है, उसका ये अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के 20 सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, लेमडेक कहलाते हैं, लेमडेक कहलाते हैं, ठीक है। 20 सदस्य जो नई लोकसभा निर्वाचित नहीं होते हैं। अब हो सकता है कि उनको कहीं, हो सकता है कोई राज्यपाल बना दिया गया हो सकता है कि कोई उपराज्यपाल बना दिया गया हो सकता है कि उनका कार्यकाल ही खत्म कर दिया गया हो, बोले कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब आपको लेमडेक कर दिया जाएगा, अब आप दोबारा से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए आपको, ऐसे ऐसे समझाया जाता है पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, अब तो शायद जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने कहा है कि इस एज तक की आपको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है, नए लोगों को भर्ती, तो ऐसा ऐसा कुछ करके। तो ये लेमडेक की हमने बात कर ली है। तो सारे मुद्दे आपको क्लियर हो गए, कैसे सदन का सत्र जो है वो चल रहा है, कार्रवाई हमने देख ली हुई है।
सत्रावसान, विघटन, इन मुद्दों पे हमने बातचीत कर ली हुई है। अब हम जो बातें करेंगे, अब जो हम लोग बातें करेंगे सदन में विधायी प्रक्रिया की, ठीक है, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्र देखो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है, तो इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, लगभग 1.5 घंटे लगेंगे या 1 घंटे 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो एक लंबी चर्चा होने वाली है यहाँ से, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, क्योंकि लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और है संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको आप लोग देखते रहो, ठीक है, इसको आप लोग देखते रहो। और जो लोग हैं यहाँ पे जिनको PDF चाहिए, ठीक है, जिनको PDF चाहिए वो क्या करेंगे, ये अरुणोदय IAS ऑफिशियल, अरुणोदय IAS क्या है ऑफिशियल, ये क्या है, ये देख रहे हैं आप, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाएंगे, ओके। और ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करेंगे, ये भी नंबर दिए गए। और ख़ास बात मित्रों, अरुणोदय IAS मेंटरशिप प्रोग्राम बड़े स्तर पे कराता है, ठीक है, ये उसकी स्पेशलिटी है। तो आप लोग जो भी मेंटरशिप करना चाहते हैं, 1 by 1 टीच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके पढ़ाया जाता है, नोट्स सारे यहीं मिलते हैं, टेस्ट सीरीज हर हफ्ता हर महीने होती रहती है, और नोट्स भी आपके बनवाए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हर हफ्ते हर महीने होती रहती है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से मेंटरशिप हो रही है। और एक मेंटोर सिर्फ 20 से 25 बच्चों को ही गाइड करता है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, देखते रहिए इसको। और हम लोग फिर अभी जल्दी मिलने वाले हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री की, फिर इसके बाद में ज्योग्राफी और इसके बाद में इकोनॉमी की बात करने। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।